और देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच के घेरे में फंसते जा रहे हैं। बीआरएस के नेता कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल अब हाई कोर्ट चले गए और आज इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समन पर समन और सियासत के रंग। देश में होली भले अगले हफ्ते है, मगर राजनीति में आरोपों के रंग लगातार उड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रंगे हुए हैं केजरीवाल, जो पहले शराब और अब पानी की बौछारों के चक्कर में घेरे में आ चुके हैं और उनके नाम पर सियासत झूमने लगी है। वो तो ऐसे ऐसे मूछे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है। लेकिन देश इस बात को जानता है। राजनीति का पारा चढ़ रहा है। ईडी है कि केजरीवाल को बुलाने पर अड़ी है, तो सीएम साहब इस बात पर अड़े हैं कि ना जाऊंगा ना बुलाने दूंगा। इसीलिए तो एक बार फिर केजरीवाल ने बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाई कोर्ट में समन रोको अभियान की शुरुआत कर दी। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में 21 मार्च को पेशी के लिए ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है, मगर अब केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी के भेजे गए अब तक के 9 समन को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शराब घोटाले में बुलावे के खिलाफ केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो चुकी है। एक बार भी ईडी के सामने अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और समन को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर निशाना साधा और 9 समन पर 18 बहाने का केजरीवाल पर आरोप चस्पा कर दिया। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ईडी का प्रयोग किया जा रहा था। सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी के पीछे छुपकर अरविंद केजरीवाल पर वार करने का प्रयास है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल रडार पर हैं, तो उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आने का जिक्र भी हुआ। हालांकि एक जगह गलती मानकर ईडी ने इसे सुधारने का दावा कर दिया, मगर जमानत को लेकर संजय सिंह को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को पेशी से छूट दी, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सांसद पद की शपथ लेनी थी। दोबारा राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए संजय सिंह लंबे वक्त से जेल में हैं। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया भी बाहर आने के रास्ते तलाश रहे हैं, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वो दरवाजा बंद कर दिया। कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, मगर जमानत नहीं मिली और उनकी न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करने का आपने ओथ लिया है और आप समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। जो पुरानी कहानी थी उसी कहानी को जो है और आगे बढ़ा दिया और उस कहानी को तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंचर कर चुका है। इसमें बताना चाहिए था ना कि भाई हमने ये सबूत हमारे पास आ गया जिसके कारण हम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं। ये कहानी तो पुरानी है आपकी। उसके अंदर जो है संदेह जो है ईडी के ऊपर बढ़ता है। सियासत हर मुद्दे पर छिड़ी है, क्योंकि देश में जल्द चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए
गिरफ्तार करवाने की कोशिश की जा रही है, तो इधर बीजेपी से करप्शन पर एक्शन बता रही है। मगर इन सब के बीच मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता की गिरफ्तारी केजरीवाल को डरा रही है। इसीलिए तो केजरीवाल कोर्ट जा रहे हैं, तो उनकी पार्टी उनके साथ ढाल बनकर खड़ी है। मगर जब कानून का डंडा चलता है तो हर ढाल कमजोर पड़ जाती है, बशर्ते सामने वाला मुजरिम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर आज अधिसूचना जारी की जाएगी। तो पहले चरण, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, तो इसको लेकर आज अधिसूचना जारी की जाएगी। तो कुल 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है। तो पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और इसके साथ ही तमाम जो प्रत्याशी है वो उनके नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि एक तरफ चुनाव को लेकर हलचल है, तमाम दलों में आना जाना एक से दूसरे दल में जारी है, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशी पूरी तरीके से तैयार है और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जहां शुरू होगी तो वही अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल आज बजेगा। यूपी, बिहार, तमिलनाडु समेत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही पहले चरण की सीटों के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। यूपी की जिन 8 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च तय की गई है। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की वापसी के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है। 19 अप्रैल को इन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दल जो है अपने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी भी एक्शन मोड में। आज महाराष्ट्र एनडीए को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐलान उम्मीदवारों का, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एमएनएस भी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकती है। 1 मिनट में पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। महाराष्ट्र को इस बार लोकसभा चुनाव का निर्णायक राज्य बताया जा रहा है, लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में मंगलवार को अमित शाह और राज ठाकरे की 1-to-1 मुलाकात हुई। सूत्रों से खबर है कि एमएनएस और एनडीए में गठबंधन का फार्मूला लगभग तय है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दे सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन पाई है, कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी सिलसिले में आज बैठक हो सकती है। बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद है। वहीं एक तरफ राज ठाकरे ने मुंबई में अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग कल बुलाई है, तो दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सांसदों और विधायकों की कल बैठक बुलाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होना है, जो 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार मंथन हो रहा और लिस्ट जारी की जा रही है। तो वही कांग्रेस की ओर से आज तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जहां 11 राज्यों के 80 उम्मीदवार तय किए गए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में 11 राज्यों की लगभग 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और अगले 1-2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तीसरी लिस्ट के लिए राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य स्थानों पर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस चुनाव समिति की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे उन राज्यों की सीटों की चर्चा नहीं की गई, जहां कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है।
पहली लिस्ट में 39 नाम शामिल थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में 12 पर उम्मीदवार तय कर दिया है। पार्टी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम बैठकें चल रही है। शाह और जेपी नड्डा जो है कई राज्यों के कोर कमेटियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं की इस उच्च स्तरीय बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति के साथ ही बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहाँ बीजेपी मुख्यालय में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ देर रात तक बैठक की। बीजेपी अब तक 267 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेलेगी। सोमवार को भी देर रात तक पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगभग सभी राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक कर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पूरा कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेत कर की गई हत्या। सगे भाई थे दोनों बच्चे। मंडी चौकी के पास का मामला। यूपी के बदायूं हत्याकांड का आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर फरार था आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बदायूं में आरोपी साजिद और जावेद के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें सामने आई। 2 बच्चों की हत्या मामले में चल रहा था फरार। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। तनावपूर्ण हालात को लेकर एडीजी समेत आला अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पीएम मोदी के आवास पर मंगलवार को हुई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मीटिंग में मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लगेगी मुहर। राहुल गांधी के